Hello everyone, welcome to our YouTube channel Savi Education Hub. I hope you all are doing good. So ये हमारा NCERT कंप्यूटर सीरीज़ जो हमने शुरू की है उसका ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले आप वो 2 लेक्चर जरूर देख लेना, उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया जाएगा। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कब से कब तक थी, लेकिन आजकल तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे, बहुत कम पूछे जा रहे हैं। हम जो थोड़ा डीप लेवल में जाके हम इनको पढ़ेंगे कि और क्या क्या पूछा जा सकता है। जितने भी ये जो मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये 11th क्लास की NCERT की बुक है। इसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ द कंप्यूटर। वहीं से ये नोट किए हैं। अगर आप चाहते हैं NCERT पढ़ना, कंप्लीट चैप्टर पढ़ना, आप कर सकते हैं, बट मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर ही दिए हैं। आई डोंट थिंक सो कि आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। आपको इनका PDF भी मिल जाएगा नोट्स का। आप यही पढ़िए, मोर देन इनफ है आपके लिए ये। तो चलिए बिना कोई देरी के अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 1940 टू 56 फर्स्ट जनरेशन हम बोल देते हैं कि फर्स्ट जनरेशन है 1940 टू 56। ओके, तो ये जो डाटा है ये मैं लिखा है NCERT की बुक से, 1940 टू 56 11th क्लास की बुक आप चेक कर लेना, उसमें यही दिया हुआ है 1940 टू 56। बट अगर आप पढ़ रहे हो ल्यूशन की बुक में से, उसमें दिया हुआ है 1940 टू 1955। तो आप ये ना कह देना कि आपने तो ये गलत डाटा जो है हमें प्रोवाइड कर दिया, गलत इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, ये तो 1942 टू 55 है। बट नो, NCERT की बुक में जो दिया गया है ना वो 1940 दिया गया है। ये आप देख लेना एग्ज़ाम के अंदर कहीं गलती ना हो जाए। मैं अकॉर्डिंग टू NCERT ही आपको सब करवा रही हूँ। तो अभी हम फर्स्ट टू 5 जनरेशन तक कम्प्लीटली डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें क्या इन्वेंट हुआ था। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन 1940 टू 56 मैंने ये आपको बताई। अब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बहुत बड़े लार्ज साइज़ के होते थे और जो प्रोसेसिंग थी ना उनकी बहुत ज़्यादा स्लो थी। टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई थी वो तो वैक्यूम ट्यूब्स, और जो लैंग्वेज जो इन्वेंट हुई थी मशीन लैंग्वेज, और एग्जाम्पल थे इनियक, एडवैक, एडसेक एंड यूनिवैक 1। एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन सी लैंग्वेज इन्वेंट हुई थी। मशीन या फिर हम बोलते हैं असेंबली, ये लैंग्वेज जो है इन्वेंट हुई थी फर्स्ट जनरेशन के अंदर। या फिर एग्जाम्पल से क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल बताओ कंप्यूटर का। तो इनियक इनमें से कोई एक दे दिया होगा, बाकी के 4 जनरेशन्स में से दे के इस तरीके से कंफ्यूज कर सकते हैं। तो हमें याद रखना है फर्स्ट जनरेशन के एग्जाम्पल्स हैं इनियक, एडवैक, एडसेक एंड यूनिवैक 1। तो नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन 1950 टू 63। टाइमिंग पूछ ली जाए क्वेश्चन के अंदर तो हम बताएंगे 1956 टू 63 सेकेंड जनरेशन। टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई थी यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए थे, और फर्स्ट में क्या हुए थे वैक्यूम ट्यूब्स। तो इस तरह से हमें साथ के साथ रिवाइज करते हुए चलना है ताकि आगे की जनरेशन में हमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए थे। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेवलप हुआ था कौन सी जनरेशन में हुआ था, तो सेकेंड जनरेशन में हुआ था। और 1/10 पावर इज़ यूज्ड एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। ये हमें मेन पॉइंट्स इसके ध्यान रखने हैं। थर्ड वन है तो 1964 टू 71 थी इसकी जनरेशन। एंड टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई थी IC। अब IC की फुल फॉर्म जो पूछी जा सकती है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो कब इन्वेंट हुई थी, तो थर्ड जनरेशन के अंदर ही हुई थी, ये हमें याद रखना है। ओके, अब जो ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं ये इन्वेंट किसने किए थे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये इन्वेंट हुए थे जैक किल्बी के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखने मेन पॉइंट्स जो मैं ये एडिशनल नोट कर रही हूँ ना, ये भी साथ के साथ आपको ध्यान रखना है। एंड हाई लेवल लैंग्वेज जो थी वो इसके अंदर इन्वेंट हुई थी। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए थर्ड जनरेशन के अंदर कौन सी लैंग्वेज इन्वेंट हुई थी, हाई लेवल लैंग्वेज। एंड यहाँ पर एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि IC इसकी फुल फॉर्म थी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और ये इन्वेंट हुए थे जैक किल्बी के द्वारा। ओके, यहाँ पे हमने सेकंड जनरेशन के एग्जाम्पल रह गए, फर्स्ट के हमने देख लिए थे इनियक, एडवैक वगैरह।
सो सेकंड जनरेशन का एग्जाम्पल है हमारे पास, फर्स्ट है IBM 1401, ओके 1401, CDC और हनीवेल। अब देखो ये एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए IBM 1401 कौन सी जनरेशन का एग्जाम्पल है, तो सेकंड जनरेशन का है। हनीवेल दे के हमें पूछ लिया जाएगा ये क्या है भाई, तो ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। तो ये हमें एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन 1970 टू प्रेजेंट। इसके अंदर टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई थी वो थी LSI एंड VLSI। अब इनकी फुल फॉर्म भी हमें पता होनी चाहिए। तो LSI स्टैंड्स फॉर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो आप ये नोट कर लेना, साथ साथ फुल फॉर्म पूछी जा सकती हैं, सिंपल सी बात है एग्ज़ाम के अंदर। तो यहाँ पे VLSI का मतलब क्या है, VLSI इज़ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी देखो हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट जनरेशन में हमने पढ़ा था टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुए थे इसके अंदर। लैंग्वेज जो इन्वेंट हुई थी मशीन लैंग्वेज, एग्जाम्पल देखे थे ENIAC, EDVAC, EDSEC एंड UNIVAC 1। सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी ट्रांजिस्टर्स। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था सेकेंड जनरेशन के अंदर, एंड इसके एग्जाम्पल हैं IBM 1401, CDC एंड हनीवेल सेकेंड जनरेशन के। सो ये इम्पोर्टेंट है, ओके। एंड थर्ड जनरेशन है टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि इन्वेंट किए गए थे जैक किल्बी के द्वारा। हाई लेवल लैंग्वेज इन्वेंट हुई थी थर्ड जनरेशन के अंदर। अब फोर्थ जनरेशन में हमने पढ़ा LSI एंड VLSI यूज हुए थे, एंड माइक्रो प्रोसेसर जो थे वो यूज हुए थे इस जनरेशन के अंदर। सो साथ के साथ मैं आपको रिवाइज करते हुए चल रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए आगे, ठीक है, दोबारा वीडियो देखने की ही ज़रूरत ना पड़े, इस तरीके से हमें पढ़ते हुए चलना है। सो नेक्स्ट जनरेशन है फिफ्थ जनरेशन। तो एट प्रेजेंट तो यूज़ हो ही रही है, आगे भी ये यूज़ होती रहेगी। बेस्ड है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, एंड इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई थी वो थी ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सो ये फुल फॉर्म होगी ULSI की। तो एग्ज़ाम में कोई भी फुल फॉर्म पूछ ले आपसे, LSI, VLSI, ULSI, कंफ्यूज नहीं होना है। LSI हो गया लार्ज स्केल, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। अब यहाँ पे अल्ट्रा लार्ज यानी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं वो यूज़ किए गए थे। अब CPU आपको कम्प्लीटली डिटेल से प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ाया जा चुका है। यहाँ पे सिंपल यही लिखा है, CU जो है कंट्रोल करता है क्या, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, एंड ALU जो है कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। आगे है इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, जो कि प्रीवियस क्लास के अंदर हम अच्छे से डीपली इसको पढ़ चुके हैं, एक एक पॉइंट डिटेल में हमने किया था इसका। सो आज हम पढ़ रहे हैं, मेन टॉपिक है हमारा मेमोरी। सो मेमोरी और इसके टाइप्स हम अच्छे से अभी पढ़ेंगे। तो बेसिकली मेमोरी में क्या होता है, डाटा जो होता है कंप्यूटर का सारा स्टोर होता है। एग्जाम्पल लेके आप चलो माइंड का। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो माइंड है उसके अंदर देखो, हम जितने भी लोगों को जानते हैं उनके नाम जो है सारे के सारे माइंड के अंदर स्टोर होते हैं। उनके फेस हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो वो भी उनकी पहचान हमारे माइंड के अंदर ही स्टोर हो जाती है कि ये वाला नाम इस बंदे का है, ओके। एंड फ़ोन नंबर सारे के सारे कहाँ स्टोर है, माइंड के अंदर ना। उसी तरह कंप्यूटर का जो जितना भी डाटा होता है वो स्टोर होता है मेमोरी के अंदर। तो ये 2 टाइप की होती है, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी बोला जाता है। सो प्राइमरी मेमोरी के ही पार्ट्स हैं रैम एंड रोम। तो इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, सीधा पहले फुल फॉर्म पूछ ली जाती थी, रैम की फुल फॉर्म बताओ भाई और रोम की बताओ। सो ये हम कर लेते थे पहले, बट अभी इनको हमें अच्छे से विद एग्जांपल्स पढ़ना है इनके। सो रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि नेचर में क्या है, वोलाटाइल, मीन्स की टेम्परेरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप देखो, हम कंप्यूटर पे हम वर्क कर रहे थे एंड एकदम से लाइट चली जाती है, देन जो पेज ओपन था दोबारा से अगर हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं देन वो क्या होता है, डाटा वो उठ जाता है ना। तो वो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, टेम्परेरी बोला जाता है, ओके। सो ये आ जाता है हमारा रैम के अंदर। इसका आप जो है एग्जाम्पल आप लेके चलो फ़ोन का, ठीक है। फ़ोन के अंदर आपने ऐप जो है वो आप पेजेस आपने ऑन करके रखे हुए थे, अलग अलग ऐप
अगर आप फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हो, रीस्टार्ट करते हो जैसे भी, क्या वही पेज ओपन हुए मिलते हैं आपको? नहीं मिलते ना। क्यों? क्योंकि वो एज अ रैम का पार्ट है, वो अपने आप जो है टेम्परेरी होता है एंड देन वो अपने आप रिमूव हो जाते हैं। अभी हम रैम के एग्जांपल्स देखते हैं। स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम, 2 टाइप के हैं ये। अब डायनेमिक रैम को डी रैम बोल दिया जाता है, ठीक है। ऐसे डी रैम दे के अगर हमें इसकी फुल फॉर्म पूछ ले देन वो क्या हो जाएगी, डायनेमिक रैम। अब जो ये डी रैम होता है ना, इसको बार बार रिफ़्रेश किया जाता है। सो क्वेश्चन आ जाए कि कौन से रैम के पार्ट को बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है, सो वो है डी रैम। ओके, अभी एट प्रेजेंट कंप्यूटर में कौन सा रैम यूज़ हो रहा है, तो वो है हमारे पास DDR जी। एट प्रेजेंट कंप्यूटर के अंदर कौन सा रैम यूज़ किया जा रहा है, तो वो कौन सा है, DDR। अब DDR क्या है, डबल डाटा रेट। तो डबल डाटा रेट ये इसकी फुल फॉर्म है। तो एट प्रेजेंट ये यूज़ हो रहा है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके इसको मैं बताती हूँ। तो देखो, हमने पढ़ा है डायनेमिक रैम। अब डायनेमिक रैम को बोला जाता है डी रैम। इसको जो है बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे मैं ये लिख रही हूँ ना, आप अपनी कोई भी नोटबुक लेना, साथ साथ आप लिखते जाओ अपनी लैंग्वेज के अंदर, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, डोंट वरी, लिंक आपको दे दिया जाएगा इस चैप्टर के बाद। सो मैंने बताया डायनेमिक रैम, इसे बोला जाता है डी रैम। इसको बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत जो है की जाती है। ओके, एट प्रेजेंट कंप्यूटर में जो रैम यूज़ हो रही है वो कौन सी है, तो वो है DDR, दैट इज स्टैंड्स फॉर डबल डाटा रेट। तो कई बार जो है ना कंप्यूटर हैंग हो जाते हैं, मोबाइल फ़ोन्स भी हो जाते हैं। तो किस वजह से होते हैं, तो ये रैम की वजह से। पहले तो प्रोसेसिंग स्लो होती है एंड अगर हमने बहुत सारे पेजेस ओपन करके छोड़ दिए देन वो रैम की वजह से जो है हैंग हो जाता है एक बार। हाँ, ये डायनेमिक की हिंदी में बता देती हूँ, इसे बोला जाता है गतिज। अब रैम का तो देखो रैम ही रहेगा एंड स्टैटिक जो हमने पढ़ा था उसको स्थिर बोल दिया जाता है हिंदी में। कई बोलते हैं कि हमें हिंदी में पढ़ाओ, सो मैं आपको साथ साथ बताते हुए चल रही हूँ। ओके, तो हम देख रहे थे कंप्यूटर जो हैंग हो जाता है वो रैम की वजह से। क्यों हो जाता है ये, क्योंकि हम कई बार बहुत सारे ऐप जो हैं ऑन करके छोड़ते जाते हैं। एक ऐप ऑन कर लिया, देन दूसरा स्टार्ट कर दिया, फिर दूसरा कर दिया, और प्रॉपर बंद ना होने की वजह से वो हैंग हो जाता है। देन उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है, तब जाके सही वो काम करता है। ओके, ये मैंने लिखा है अभी यहाँ पे कि कैशे मेमोरी क्या होती है। कैशे मेमोरी के अंदर कि जो डाटा कंप्यूटर में बार बार यूज़ हो रहा है ना, वो डाटा जो है कैशे मेमोरी के अंदर जो है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे रोम जो क्या है, रोम है रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलाटाइल होती है ये, और इसको बोला जाता है परमानेंट। एग्जाम्पल है इसके रोम, पी रोम, ई पी रोम एंड ई रोम। अब इनके फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। सिर्फ ROM इसकी फुल फॉर्म हमने देख ली, रीड ओनली मेमोरी। सो अभी के लिए, अभी के एग्ज़ाम्स के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो पी रोम इसका एग्जाम्पल है फर्स्ट, इसको बोला जाता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, सेकंड है हमारे पास EPROM, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बस इसके अंदर रोम जो है वही स्टैंड करेगा, ROM। अब इनकी फुल फॉर्म तो इम्पोर्टेंट है, देखो आपको करनी पड़ेगी थोड़ी मेहनत। तो PROM का मैंने बोल दिया प्रोग्रामेबल। अभी आप देखो EPROM क्या होता है, दिस स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली का मेमोरी का मतलब क्या है कि हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ भी राइट नहीं कर सकते। बट इरेजेबल में क्या आ जाता है, हम कुछ इसके अंदर इरेज कर सकते हैं, यानी कुछ फाइल्स जो है वो हम इसके अंदर इरेज कर सकते हैं। सो ये आ जाती है इरेजेबल रीड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है हमारे पास EEROM, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। अभी देखो हमने पढ़ा था कि रोम के अंदर जो डाटा होता है ना वो परमानेंट होता है। परमानेंट से आप क्या समझते हो कि अगर पावर ऑफ भी हो गया एकदम से देन फिर भी वो डाटा वहीं कंप्यूटर के अंदर ही स्टोर रहता है। अब एग्जांपल आप फ़ोन का लेके चलो, जैसे मोबाइल के अंदर सॉन्ग पड़े हैं,
क्या हम पावर ऑफ करते हैं, यानी कि हमने स्विच ऑफ कर दिया फ़ोन, क्या सॉन्ग डिलीट हो जाते हैं? नहीं होते, क्योंकि जब तक हम उसको डिलीट नहीं करेंगे ना, वो डिलीट नहीं होंगे। तो ये सब जो है रोम के अंदर होता है, यानी कि जब तक हम खुद से डिलीट ना करें, डाटा डिलीट नहीं होता, जैसे कि रैम में हो जाता है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कैशे मेमोरी। तो जो ये कैशे मेमोरी है, ये कंप्यूटर में लोकेट कहाँ पर है? तो कल हमने देखा था कि मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर एक इस तरह की ये चिप होती है, तो इसे बोला जाता है सीपीयू। तो ये जो कैशे मेमोरी है ना, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का ही पार्ट है, और ये बिल्कुल सीपीयू के पास में ही ये होती है। अब 2 टाइप की होती है, L1 कैशे जो कि सेम चिप के अंदर होती है, एंड L2 इज़ यूजुअली सेपरेट फ्रॉम स्टैटिक रैम चिप। तो अभी हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, सो अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए हम देखते हैं। तो जो ये कैशे मेमोरी होती है, ये अभी अभी हमने स्टैटिक रैम पढ़ा था, ये उसी का पार्ट होता है। स्टैटिक रैम क्या होता है? कुछ डाटा जो कंप्यूटर में बार बार यूज़ हो रहा है, वो डाटा कैशे मेमोरी में स्टोर होता है, ये हमने पढ़ा था स्टैटिक रैम के अंदर। ओके, अब सबसे फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ये हमें बोल दिया जाता है। सबसे फर्स्ट नंबर पे जो होता है वो है रजिस्टर्स, जो हमने सीपीयू के पार्ट में पढ़ा था। सेकंड नंबर पे कैशे होते हैं, एंड थर्ड पे है रैम। अब रैम कैसे? क्योंकि रैम के अंदर बहुत सारा डाटा स्टोर होता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन का आप देख लो, बहुत सारी वीडियोस फोटोज़ अगर हो गई, फ़ोन हैंग होना शुरू हो जाता है, एंड देन अगर हम कुछ फाइल्स डिलीट कर देते हैं तो हम फ़ोन सूटेबल तरीके से वर्क करना शुरू कर देता है फिर से। तो चलिए नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी, जिसके अंदर आता है हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, CDR, DVDR, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड्स। ये सब का ना एग्ज़ाम के अंदर कैसे पूछे जाएंगे? जैसे हार्ड डिस्क है तो ये कौन सी मेमोरी है, मतलब कौन सी ये डिवाइस कौन सी मेमोरी के अंदर आती है? सो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। अब इनकी फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, जैसे CDR, CDRW हो गया, DVDR, तो ये सब हमें पता होनी चाहिए, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कई बार। तो CDR जो है, ये है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड, यानी कि इसके अंदर सिर्फ पढ़ा जा सकता है, और हम इसके अंदर कुछ भी राइट वगैरह हम नहीं कर सकते। तो CDRW जो है, ये होती है रीड एंड राइट, तो रीड भी कर सकते हैं और इसके अंदर हम राइट भी कर सकते हैं। ओके, कॉम्पैक्ट डिस्क की फुल फॉर्म, और ये रीड एंड राइट वाला कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास DVD, जिसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क, एंड इसमें भी वही सेम DVDR दे रखा है, यानी कि हम उसमें सिर्फ रीड कर सकते हैं, कुछ भी राइट नहीं किया जा सकता। तो DVD इज स्टैंड्स फॉर हियर डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली। ओके, एंड अगर DVDRW हमें दे रखा है तो वो क्या हो जाएगा? डिजिटल वीडियो डिस्क रीड एंड राइट। सिंपल सी बात है। सो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप देखो एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाए कि CDR यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, DVDRW, ये कौन सी सेकेंडरी मेमोरी यानी किसके पार्ट हैं, ये कौन सी डिस्क के पार्ट हैं? सो ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आती हैं ये सारी की सारी डिस्क जो हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क जो है ना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टोरेज जो है वो हम कर सकते हैं। ये सारी की सारी हमने क्या पढ़ी है? स्टोरेज डिवाइसेस ही हैं ये, एक तरह से सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। अब हार्ड डिस्क जो है, सबसे ज़्यादा स्टोरेज इसके अंदर हो सकती है, कितने तक कर सकते हैं? तो 2 TB यानी कि 2 टेराबाइट तक इसके अंदर जो है वो स्टोर किया जा सकता है। अब ये जो टेराबाइट है ना, ये हम देखेंगे आगे यूनिट्स ऑफ जब हम पढ़ेंगे ना मेमोरी की, उसके अंदर अच्छे से मैं आपको ये बताऊंगी। फिलहाल के लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है कि हार्ड डिस्क सबसे ज़्यादा स्टोर कर सकती है कितना? 2 TB। ओके, अब हम देखते हैं ये ब्लू रे चिप जो है वो भी एक सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही आता है। इसके अंदर 25 GB डाटा स्टोर होता है सिंगल लेयर के अंदर, एंड 50 GB डाटा स्टोर किया जाता है डबल लेयर के अंदर। सो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है? 50 GB डाटा इज स्टोर इन सिंगल लेयर, सिंपल, एंड डबल लेयर के अंदर कितना डाटा स्टोर होता है? तो 50 GB होता है। सो गाइज, दिस इज़ फॉर योर मोटिवेशन। अगर आप कल गिर गए थे तो आज उठिए और आगे बढ़िए। नॉलेज कहीं नहीं जाएगी आपकी, अपने पास ही रहेगी। बाय चांस अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर भी नहीं होता तो आपको कुछ ना कुछ सीखने का तो मिल ही रहा है ना।
और यकीन मानिए जो आपने सीखा है ना वो लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर काम आएगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ मेमोरी। 1 बिट के अंदर 0 और 1 इंक्लूडेड होता है, यानी कि विच मीन्स 0 और 1, और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो होती है बिट। 1 बाइट का मतलब 8 बिट, 1 नीबल के अंदर होते हैं 4 बिट, एंड 1 किलो बाइट यानी केबी के अंदर 1024 बाइट। एंड इसको एग्ज़ाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 1 KB इज इक्वल्स टू 2^10, 2^15 और 2^20। सो हमें ध्यान रखना है 1 KB जो है ये इक्वल है 2^10 के। अब इसी तरीके से 1 मेगाबाइट 1024 KB यानी 2^10 KB। इस तरीके से ये सारा का सारा हमें ध्यान रखना है। एंड लार्जेस्ट यूनिट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है योटा बाइट, और स्मॉलेस्ट यूनिट हमें ध्यान रखनी है वो है बिट। तो 1 योटा बाइट के अंदर 1024 ZB यानी कि जेटाबाइट होते हैं। तो ये हमें अच्छे से एकदम ध्यान रखनी है। प्रीवियस एग्ज़ाम में इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था और आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आप अच्छे से एक एक बिट बाइट जितना भी मैंने बताया नीबल अच्छे से कवर करना। ओके, एक पॉइंट आप ये भी नोट करना कि यूनिट ऑफ मेमोरी से पहले हमने जो अभी पढ़ा था ब्लू रे चिप, तो ये ना इसे बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क, यानी ऑप्टिकल डिस्क का ही एक ये पार्ट होती है। सो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, एंड एक USB का आपने ध्यान रखना है। USB मीन्स यूनिवर्सल सीरियल बस, और ये भी क्या होती है, एक स्टोरेज डिवाइस होती है। ओके, तो अभी हम देखते हैं बूटिंग। कंप्यूटर के जो शुरू होने की जो प्रोसेस होती है ना उसे बूटिंग बोला जाता है। यानी कि जब कंप्यूटर शुरू होता है देन वो क्या होता है, कहते हैं हम कि कंप्यूटर जो है वो बूट हो रहा है, और इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे 2 टाइप की बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। अब ये देखो, तो कंप्यूटर को बूट करने में जो हेल्प कौन करता है, तो वो रोम करता है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी के द्वारा ही हम कंप्यूटर जो है बूटिंग कर सकते हैं। अब 2 टाइप की जो है वो बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग में क्या है कि कंप्यूटर को हम स्विच ऑन करके शुरू कर रहे हैं, देन उसे बोला जाता है कोल्ड बूटिंग। एंड वार्म बूटिंग में क्या होता है कि हम पहले कंप्यूटर पे वर्क कर रहे थे लेकिन किसी वजह से हमने उसको ऑफ कर दिया, एंड देन हम जब रीस्टार्ट कर रहे होते हैं देन उसे बोला जाता है वार्म बूटिंग। ओके, अभी हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर। तो इसमें जो डाटा होता है ना वो चेंजेबल डाटा होता है, यानी कि इसमें डाटा बदलता रहता है। जैसे थर्मोमीटर का एग्जांपल लेके आप चलो, हमने एक पेशेंट का टेम्परेचर चेक किया एंड देन दूसरे का किया, तो दोनों में वेरी होगा ना वो। और सेम ऐसे स्पीडोमीटर में स्पीड वेरी करती रहती है, पेट्रोल पंप, इंडिकेटर, मल्टीमीटर। इसके अलावा 2 और हैं जो कि वोल्ट मीटर, ये भी हमें ध्यान रखने हैं। ओके, एंड सेकंड है बैरोमीटर। अब बैरोमीटर में क्या मापा जाता है, तो प्रेशर। ओके, सेकंड है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल के अंदर कैलकुलेशन एंड जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं ना वो परफॉर्म किए जाते हैं डिजिटल कंप्यूटर के अंदर, और इसका एग्जांपल है बाइनरी नंबर सिस्टम, दैट मीन्स 0 और 1। ओके, थर्ड देखो हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड में एनालॉग प्लस में डिजिटल, यानी कि ये चेंजेबल भी होता है और ये लॉजिकल कैलकुलेशन भी परफॉर्म करता है, और ये यूज़ होता है मेडिकल साइंस के अंदर। तो आपको जो मैंने अभी वर्किंग बेस पे जो मैंने बताए हैं 3 टाइप, कौन कौन से, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड, तो ये आपको अच्छे से ये ध्यान रखने हैं। ओके, तो अभी देखो आप ऑन द बेसिस ऑफ साइज सुपर कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं। तो मेन इम्पोर्टेंट है ये जो ये हम पढ़ रहे हैं साइज़ के बेस पे, क्वेश्चन जो है नॉर्मली बन जाते हैं यहाँ से। अब सुपर कंप्यूटर जो है फास्टेस्ट हैं और एक्सपेंसिव हैं, ये तो हैं ही। ओके, इसके साथ साथ इनमें यूज़ क्या होता था, तो माइक्रो प्रोसेसर लगे होते थे हज़ारों संख्या के अंदर। इनके अंदर सुपर कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर जो हैं वो यूज़ होते हैं। 11th की कंप्यूटर की NCERT की बुक में ये क्वेश्चन है कि DRDO के द्वारा कौन सी सीरीज़ के सुपर कंप्यूटर जो हैं वो विकसित किए गए थे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो हमें इनकी सीरीज़ ध्यान रखनी है कि DRDO के द्वारा कौन सी सीरीज़ के सुपर कंप्यूटर जो हैं वो डेवलप किए गए थे। ठीक है, और कौन सी सीरीज़ का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो
कहाँ विकसित हुआ था, कब हुआ था, तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। ये मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताती हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये देखो आप कि पेस सीरीज़ के सुपर कंप्यूटर जो हैं वो डेवलप यानी विकसित किए गए थे डीआरडीओ के द्वारा। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देती हूँ, एज अ जीके के अंदर ये इम्पोर्टेंट है। ओके, आपको पता होनी चाहिए डीआरडीओ की फुल फॉर्म तो क्या होती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये कंप्यूटर का पार्ट नहीं है बट मैं एडिशनली आपको ये बता रही हूँ कि डीआरडीओ की फुल फॉर्म ये है। ओके, तो ये तो जनरल नॉलेज का पार्ट हो गया हमारे पास। तो इसमें याद क्या रखना है कि पेस सीरीज़ के सुपर कंप्यूटर जो हैं वो डेवलप किए थे डीआरडीओ ने। ओके, ये हो गया हमारा डीआरडीओ का। और कौन से सुपर कंप्यूटर हैं, तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर पूछ लिया जाए क्वेश्चन के अंदर कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जो है उसका नाम बताओ, तो वो था क्रे 1। क्या बताया मैंने, क्रे 1। और जो ये डेवलप हुआ था ना, ये हुआ था 1976 के अंदर। सो क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो है तो वो कब डेवलप किया गया था, उन ईयर बताओ, तो 1976 हो गया। और नाम पूछ लिया जाए तो क्रे 1। ओके, ये हमने पढ़ा विश्व का। एक और सुपर कंप्यूटर है जो कि है अनुपम सीरीज़ के। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुपम सीरीज़ के सुपर कंप्यूटर किनके द्वारा डेवलप किए गए हैं, तो बार्क, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो मैं फिर से बता देती हूँ कि ये जो है कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बार्क की फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये तो देखो आपकी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बता दिया कि बार्क क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और इन्होंने डेवलप किया था अनुपम सीरीज़ के सुपर कंप्यूटर को। अभी हमने 2 सीरीज़ के सुपर कंप्यूटर जो है वो देखे हैं। फर्स्ट पेस सीरीज़ पूछ लिया जाए, पेस सीरीज़ के सुपर कंप्यूटर इन्वेंट किए थे तो डीआरडीओ ने, एंड अनुपम सीरीज़ के जो कंप्यूटर हैं वो डेवलप किए गए थे बार्क के द्वारा। ओके, और पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया इज़ परम एंड डेवलप हुआ था 1991 में CDAC पुणे के द्वारा। तो क्वेश्चन इसमें से ये पूछा जा सकता है। ओके, सेकंड है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब ये बहुत बड़े थे साइज़ के अंदर एंड एक्सपेंसिव भी ये थे। अब मिनी फ्रेम में क्या है, मिड साइज कंप्यूटर थे, बट इनके एग्जांपल्स जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। अब जो ये मेन फ्रेम है ना, एक तो ये मल्टी यूज़र थे, यानी कि एक ही टाइम में कई यूज़र जो है एक साथ इस पर काम करते थे और इसके अंदर मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। एग्जाम्पल है इसका यूनिवैक 1110। तो ये हमें ध्यान रखना है एग्जाम्पल इसका मेन फ्रेम का। ओके, मिनी कंप्यूटर जो है मिड साइज्ड कंप्यूटर थे और यहाँ पर वर्कर जो थे 4 to 200 वर्कर एट द टाइम वर्क इसमें कर सकते थे। एंड एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है AS400। अब माइक्रो कंप्यूटर जो है इन्हें बोला जाता था डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप कंप्यूटर, डिजिटल डायरी, नोटबुक एंड पीडीएफ। अब देखो, अब पाम टॉप कंप्यूटर कौन से होते हैं, हैंड साइज, और इनके अंदर जो कीबोर्ड होता है वो अब्सेंट होता है, कीबोर्ड इनमें नहीं होता किसमें, पाम टॉप कंप्यूटर्स के अंदर। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऐसे कौन से कंप्यूटर है जिनमें कीबोर्ड नहीं मिलता, तो वो होते हैं पाम टॉप कंप्यूटर। एंड अब देखो लैपटॉप की अलग अलग जो कंपनीज है, जैसे कि फेमस जो है स्टार्टिंग में जो जैसे बनने शुरू हुए थे एंड जो अभी भी हैं, एप्पल, मैक और iMac एंड PS/2। तो ये जो थे ये माइक्रो कंप्यूटर्स के, मैं बता देती हूँ, लैपटॉप के अंदर जो आते हैं उनके कंपनीज हैं ये। ओके, तो हैंड साइज में हमने देख लिया था, पाम टॉप के अंदर कीबोर्ड जो है वो एब्सेंट होता है। ओके, सो गाइस यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ द कंप्यूटर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से सब समझ में आ गया होगा एंड मैंने ट्राई भी किया है खुद से कि मैं आपको विद एग्जांपल अच्छे से समझाऊँ। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी ना वो इसी चैप्टर के बेस्ड 1 लाइनर क्वेश्चंस और MCQ पे होगी। सो गाइज कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब कर लेना सारे।